अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज हम लोगों ने देखना है कि हिजनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था। वो क्या प्रिंसिपल था? उन्होंने ये बताया था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली एंड प्रिसाइजली बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए फास्ट मूविंग पार्टिकल। यानी कि एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसी भी वेलोसिटी के साथ, एक ही वक्त के अंदर उसका मोमेंटम डिटरमाइन करना और वो किधर है, इट इज़ इम्पॉसिबल। यानी कि इन दोनों चीज़ों को एक्यूरेटली डिटरमाइन करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। यह पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग दोनों चीज़ों को एक ही वक्त में डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक है, फ़र्ज कर लेते हैं, मुझे पता है जी पी मोमेंटम एक फास्ट मूविंग पार्टिकल है। ठीक है, ये एक फास्ट मूविंग पार्टिकल है, ये मास m मास है, इसका मास m है और ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। इसका यानी कि मुझे मोमेंटम पता है, यानी कि ये किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, और मास ये मुझे एक्यूरेटली पता है, इसका मोमेंटम मुझे पता है। ठीक है, एक्यूरेटली पता है, लेकिन मुझे इसकी पोजीशन के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा कि ये किधर मूव कर रहा है। ठीक है, या तो मुझे इसकी पोजीशन पता होगी या मुझे उसके मोमेंटम के बारे में पता होगा, लेकिन इन दोनों चीज़ों को एक ही वक्त के अंदर एक्यूरेटली डिटरमाइन करना किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल का ऐसा मुमकिन नहीं है। ये था हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब फ़र्ज कर लेते हैं कि मेरे पास कोई भी एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, वो मास, उसका मास m है, v वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैंने उसका मोमेंटम और पोजीशन दोनों चीज़ों को एक ही वक्त के अंदर डिटरमाइन किया है, और जो एरर है मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि एरर कितना है। हमने ये पढ़ा है कि प्रिसाइजली, यानी कि प्रिसाइजली का मतलब है कि 0% उसके अंदर एरर है। ठीक है, अब प्रिसाइजली हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। अब मैंने क्या किया, एक ही वक्त के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो मास है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो डिटरमाइन किया है और उसकी पोजीशन डिटरमाइन की है। ठीक है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की। जब मैंने इन दोनों चीज़ों को एक ही वक्त के अंदर डिटरमाइन किया है, प्रिसाइजली तो मैं डिटरमाइन कर नहीं सकता। जो इनके अंदर एरर है वो मैं फ़र्ज कर लेता हूँ, मेरे पास एरर है डेल पी। मोमेंटम के अंदर जो एरर है वो डेल पी है, और उसकी पोजीशन के अंदर जो एरर है वो मेरे पास है डेल एक्स। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये दोनों एरर पोजीशन के अंदर और मोमेंटम के अंदर जो एरर है वो किसके बराबर हो गए। हिजनबर्ग ने हमें बताया था कि पोजीशन और मोमेंटम इन दोनों के अंदर जो एरर होगा वो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा h/4π, यानी कि ये कांस्टेंट वैल्यू है। जब आप लोग एक ही वक्त के अंदर मोमेंटम या पोजीशन किसी भी फास्ट मूविंग पार्टिकल की मालूम करोगे तो उसके अंदर जो एरर आएगा वो इस वैल्यू के बराबर होगा या इससे बड़ा होगा। ठीक है, ये बात ही हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग को डिटरमाइन कर लेंगे ये पोजीशन के अंदर कितना एरर है और पोजीशन के अंदर कितना एरर है और मोमेंटम इसके अंदर कितना एरर आया है, जब हम लोग को इनके एरर पता चल जाएंगे, ठीक है, हम एक्चुअल जो वैल्यू आएगी यानी कि मोमेंटम की उसमें से एरर को निकाल देंगे, और जो पोजीशन है, पोजीशन का जो एरर आया है, ठीक है, जो पोजीशन हम लोगों ने निकाली है उसमें से इस पोजीशन वाले एरर को निकाल दें तो एक्यूरेटली दोनों चीज़ें मालूम होगी हम लोग को। ठीक है, अब फ़र्ज कर लेते हैं ऐसी, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। मुझे एक चीज़ है, ठीक है, वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसकी मुझे एक्यूरेट उसकी वेलोसिटी पता है और मास भी मुझे पता है। जब मुझे मास और वेलोसिटी दोनों चीज़ें पता है तो यानी कि मुझे पता है उसके अंदर जो मोमेंटम है वो एक्यूरेटली मुझे पता है। ठीक है, एक्यूरेटली मैं जानता हूँ। तो जो मोमेंटम है उसके अंदर जो अगर एक्यूरेटली मुझे पता है किसी चीज़ का तो उसके अंदर जो एरर होगा वो ज़ीरो होगा। ऐसे ही है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं अगर ये वाला एरर निकाल लूँ, ठीक है, अगर ये वाला एरर मैं निकाल लूँ तो जो मेरे पास पोजीशन मैं निकालूंगा उसमें से एरर को माइनस करके एक्यूरेटली दोनों चीज़ें मालूम कर ली मैंने एक चीज़ की। अब ऐसे मैं करता हूँ। ठीक है, मुझे पता है फार्मूला डेल पी डेल एक्स इक्वल टू ये बड़ा है, ठीक है, h/4π। अब मुझे ये तो पता है, ये मुझे अमाउंट आई है ज़ीरो। ठीक है, इसका मुझे पता है एरर जो पोजीशन के मोमेंटम के अंदर जो एरर है वो ज़ीरो है, और पोजीशन के अंदर एरर कितना होगा, फिर ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, h/4π, ये मेरे पास ज़ीरो है। समथिंग ओवर ज़ीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि जो पोजीशन के अंदर एरर होगा वो इन्फिनिटी होगा, वो मैं डिटरमाइन ही नहीं कर सकता। जब मैं वो डिटरमाइन ही नहीं कर सकता तो मैं दोनों चीज़ों को एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकता। अगर मैं डिटरमाइन कर सकता तो मैं इस एरर को रिमूव कर देता। ठीक है, जो मैंने डिस्टेंस निकाला है तो मुझे
एक्चुअल पता चल जाना था कि दोनों चीज़ों को मैंने एक्यूरेटली निकाल लेना था। लेकिन हिजनबर्ग ने यह कहा कि जब आप लोग को एक चीज़ पता होगी तो दूसरी चीज़ के अंदर एरर इतना होगा कि आप लोग उसको डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। जब एरर नहीं डिटरमाइन कर सकते तो हम लोग उसकी एक्यूरेट पोजीशन नहीं मालूम कर सकते। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक ही वक्त के अंदर किसी भी चीज़ का जो फास्ट मूविंग पार्टिकल है उसकी दोनों चीज़ों को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। इसी तरह फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मुझे पोजीशन है एक्यूरेटली किसी फास्ट मूविंग पार्टिकल की पता है, ठीक है, कि किधर है, यानी कि उसकी पोजीशन क्या है, और जो उसकी पोजीशन के अंदर एरर होगा वो तो फिर ज़ीरो होगा, ऐसे ही है ना। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ इसी तरह कि जो मोमेंटम है उसके अंदर कितना एरर होगा, वो कैसे डिटरमाइन करना है मैंने, ठीक है, डेल एक्स डेल पी एच ओवर 4 पाई, ठीक है। जब मुझे पता है कि डेल एक्स इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है 4 पाई 0 के बराबर, समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो मुझे यानी कि एरर जो है मोमेंटम के अंदर वो मैं डिटरमाइन ही नहीं कर सकता, इतना एरर है उसके अंदर। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक ही वक्त के अंदर दोनों चीज़ों को मालूम करना प्रिसाइजली इट इज़ नॉट पॉसिबल, प्रिसाइजली हम लोग नहीं मालूम कर सकते, ठीक है। ये एरर इन दोनों के अंदर जो होगा पोजीशन के अंदर, जब हम लोग डिटरमाइन करेंगे पोजीशन और मोमेंटम, इन दोनों के अंदर जो एरर होगा वो इस वैल्यू की कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है, h ओवर 4 पाई। h है प्लांक्स कांस्टेंट, 4 पाई, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 होती है। इनको डिवाइड करने पर जो वैल्यू आती है या तो एरर उसके बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। अब इसी हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की एक्सप्लेनेशन देखते हैं कॉम्पटन इफेक्ट के ज़रिए, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है। अब इधर फ़र्ज कर लेते हैं कि हम लोगों ने एक एटम है, ठीक है, एटम, कॉम्पटन इफेक्ट की भी बात करता हूँ मैं, मेरे पास ये एक एटम है, ठीक है, ये मेरे पास एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास न्यूक्लियस हो गया, इधर इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक्सरेज को यूज़ करूँगा। हमें पता है कि एक्सरेज की हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है और इनके पास हाई एनर्जी होती है, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो भी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है, यानी कि एटम नज़र तो आता नहीं है, ठीक है। अब जो वेवलेंथ होती है इनकी वेवलेंथ रिजेंबल करती है एटम के साइज़ के साथ, ठीक है, यानी कि जितना साइज़ एटम का है उतनी छोटी ये वेवलेंथ होती है यानी एक्सरेज की। इस वजह से हम लोग इनको यूज़ करते हैं। जब हम लोगों ने एक्सरेज को यूज़ किया इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि जब एक्सरेज इसके ऊपर आकर फॉल करेंगी फिर यहाँ से डिफ्रैक्ट होंगी, डिफ्रैक्ट होने पर जब हम लोग इसको डिटेक्टर के ज़रिए डिटेक्ट करके पोजीशन को चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किधर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जा रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। जब हम लोगों ने इधर एक्सरेज को बम्बारमेंट कराई, एक्सरेज को इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल कराया, ठीक है, तो जब ये डिफ्रैक्ट होकर वापस गई तो हमें पता है कि एक्सरेज के पास हाई एनर्जी होती है, ठीक है। जब इन्होंने इसके ऊपर आकर फॉल हुई तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेंज कर दिया। पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन जब इसमें से इधर जाकर ये फॉल करेंगी तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो जाए, इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे ऑर्बिट के अंदर चला जाए, तीसरे ऑर्बिट के अंदर चला जाए, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये जो रेडिएशंस होती हैं ये हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस होती हैं। जब हम लोगों ने इसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर लिया तो यहाँ पर इसका मोमेंटम तो चेंज हो गया, ठीक है ना। मोमेंटम तो वो नहीं ना रहा, पोजीशन डिटरमाइन कर ली लेकिन मोमेंटम चेंज हो गया। कॉम्पटन इफेक्ट में भी यही होता है। कॉम्पटन इफेक्ट में ये होता है कि जब हाई एनर्जेटिक एक्सरेज को यूज़ किया जाता है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब ये बम्बारमेंट कराती हैं, मसलन मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर जब ये मैंने एक्सरेज को फॉल कराया तो ये जो एक्सरेज होती हैं इनके पास हाई एनर्जी होती है। हाई एनर्जी की वजह से ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफ़र कर देती हैं, एनर्जी और मोमेंटम, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज होता है। जब ये इधर आकर फॉल करती है अपनी एनर्जी और मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसफ़र करती हैं तो जब ये स्कैटर होती हैं इनकी वेवलेंथ, पहले वेवलेंथ इतनी होती है जो एक्सरेज इंसिडेंट एक्सरेज होती है, लेकिन बाद में जब ये उधर से रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, स्कैटर होती हैं तो इनकी वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी जो होती है वो कम हो जाती है, अपनी मास और मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देती हैं। ये था कॉम्पटन इफेक्ट। अब इधर भी यही हो रहा है कॉम्पटन इफेक्ट वाला फिनोमेना। हमने बेसिकली ये चेक करना था कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी पोजीशन क्या है एटम के अंदर, ठीक है। जब हम लोगों ने एक्सरेज को यूज़ किया, एक्सरेज ने इसकी यानी कि मोमेंटम को चेंज कर दिया। जब हम लोगों ने इसकी पोजीशन डिटरमाइन की तो मोमेंटम तो चेंज हो गया, ठीक है। मोमेंटम हम लोग कैसे डिटरमाइन कर लें, तो एक ही वक्त के अंदर यानी कि पोजीशन और मोमेंटम दोनों चीज़ों को डिटरमाइन करना इट इज़ नॉट पॉसिबल,
ठीक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये जो हम लोगों ने एक्सरे यूज़ किए हैं, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन को यूज़ किया है, जिनकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी वजह से इसके मोमेंटम के अंदर चेंजिंग आ गया। आप इधर यूज़ कर लें ऐसी रेडिएशन जिनकी इतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है। जब उनकी एनर्जी नहीं होगी तो ये मोमेंटम भी इजीली डिटरमाइन कर लेंगे हम लोग उस वक्त इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि हाई एनर्जेटिक रेडिएशन जब हम लोग नहीं यूज़ करेंगे तो ये जो रेडिएशन होगी ये इसके मोमेंटम को चेंज नहीं करेंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम लोग कोई और रेडिएशन यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने लेस एनर्जी वाली रेडिएशन यूज़ की, हमें पता है कि जो एनर्जी है और वेवलेंथ है, इनका जो रिलेशन होता है आपस में वो क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है एनर्जी और वेवलेंथ। जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा उनकी एनर्जी कम होती है। जब हम लोगों ने ऐसी रेडिएशन यूज़ की जिनकी एनर्जी कम है तो उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। और एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, एटम खुद बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो और सब एटॉमिक पार्टिकल है। जब हम लोग हाई वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को यूज़ करेंगे तो हम लोग उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। जब उसकी पोजीशन नहीं डिटरमाइन कर सकते तो मोमेंटम कहाँ से डिटरमाइन होगा, ठीक है। फ़र्ज़ कर लेते हैं आपने मोमेंटम डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इधर मैंने फ़र्ज़ कर लेते हूँ ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका मुझे मास भी पता चल गया है, ठीक है। इसका मास क्या है और इसकी वेलोसिटी मैंने मालूम कर ली है, ठीक है। अब मैं इसका मोमेंटम मुझे मालूम हो गया, मैं पोजीशन मालूम करना चाहता हूँ, ठीक है। जब मैं इधर हाई वेवलेंथ यानी कि हाई वेवलेंथ लेस एनर्जी वाली रेडिएशन को यूज़ करूँगा तो वो इसको यानी कि इसका इमेज ही नहीं हासिल कर पाएगी, क्योंकि हायर वेवलेंथ वाली रेडिएशन से हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि उसका पोजीशन इलेक्ट्रॉन नज़र ही नहीं आएगा जब हम लोग हायर वेवलेंथ वाली रेडिएशन को यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि एक ही वक्त के अंदर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम, इन दोनों चीज़ों को प्रिसाइजली डिटरमाइन करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। और यही फेलियर बना बोहर के मॉडल का। बोहर ने तो हमें बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर उसका मास भी बता दिया, उसकी वेलोसिटी भी बता दी, और ये भी बता दिया कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। उसने यानी कि एक्यूरेटली दोनों चीज़ों को बता दिया, पोजीशन को भी और मोमेंटम को भी, ठीक है। हालांकि एक्चुअल में ऐसा होता ही नहीं है। ये था उसका फेलियर बोहर के मॉडल का कि ही डिटरमाइंड बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली साइमल्टेनियसली, यानी कि एक ही वक्त के अंदर उसने डिटरमाइन कर लिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो या आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।